नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। एक ऐसा शो जहां पे रोजाना बात होती है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की। हम आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए कि जो रणनीति आपने अपना रखी है, जहां जहां आप पैसे लगा रहे हैं, क्या आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, आपके आर्थिक भविष्य के लिए ये रणनीतियां सही है या नहीं। आप ज्यादा जोखिम तो नहीं ले रहे हैं, कम निवेश तो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की बातें होती हैं इस शो में। निवेश की रणनीतियों पर चर्चा होती है, आपको सिखाए भी जाते हैं निवेश के गुर, ताकि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बागडोर अपने हाथ में ले सके और दूसरों पर कम निर्भर रहें। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हेमंत उस्तगी, वाइस इन्वेस्टर, जुड़ गए हैं। हेमंत सर, हाय, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका। और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और इसी कामना के साथ दर्शकों की भी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। और अब से जो त्योहारी मौसम शुरू होगा, तब से हम यही उम्मीद करते हैं कि शुभ निवेश के साथ साथ सुख और समृद्धि और शांति भी आए सभी के जीवन में। इसी कामना के साथ सर मोहित शर्मा का सवाल मैं लेती हूँ। ये अपना सवाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं और पिछले 2 साल से ये म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें 10% ये टॉपअप भी करेंगे। 25 साल में 3 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है, 4,400 रुपये इस फंड में डाल रहे हैं अगस्त 2023 से। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, इसमें भी ये अगस्त 2024 से निवेश कर रहे हैं, 4,400 रुपये। एसबीआई का मिड कैप फंड है इनके पास, 1,500 रुपये इसमें डाल रहे हैं जनवरी 2019 से। एसबीआई के स्मॉल कैप में इनके पास है निवेश दिसंबर 2024 से 2,000 रुपये। एचडीएफसी का मिड कैप फंड 1,000 रुपये अगस्त 2023 से। और चलिए अब इनको इसी निवेश में रहना है या नहीं, समझना चाहते हैं सर, बताइएगा। जी कविता, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, जहां तक मोहित के पोर्टफोलियो का सवाल है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी एसआईपी से करीब 13,300 कर रहे हैं और कमिटेड है कि 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाएंगे। और अभी तक इन्होंने करीब 5 लाख का कॉर्पस जो है वो एक्यूमुलेट किया है और 25 साल का समय है। तो आई थिंक जो भी जरूरत होता है एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, बहुत लंबा समय, डिसिप्लिन अप्रोच, वो सब कुछ मोहित ने किया। इनका टारगेट है 3 करोड़। और अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं कविता, तो अगर ये कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के, क्योंकि वो कमिटेड है 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करने के लिए, तो करीब करीब 6 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो ऑलमोस्ट डबल जितना उनको चाहिए उससे डबल बनेगा। तो यही फायदा होता है कि जब अपने आप को आप लंबा समय देते हैं और स्टेप अप करते हैं। तो आई थिंक जहां तक टारगेट का सवाल है वो डेफिनेटली पूरा होगा। अब अगर इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं तो मुझे लगता है कि कैटेगरी वाइज इन्होंने बिल्कुल सही किया है इनफैक्ट। बट जहां तक फंड का सवाल है, मुझे लगता है 2 बदलाव करने की जरूरत है। 2 फंड जो वो अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, एक है निपॉन इंडिया मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। बहुत ही बेहतरीन फंड है, बहुत ही अच्छी कैटेगरीज है। मिड कैप में इनके पास 2 फंड्स हैं और उन दोनों फंड में करीब करीब आई थिंक वो 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड ठीक रहेगा। तो अगर चाहे तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मॉल कैप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबा समय है इनके पास, लेकिन वहां पे इन्होंने जो फंड चुना है एसबीआई स्मॉल कैप, मुझे लगता है उससे बेहतर फंड उस कैटेगरी में है। तो चाहे वो चाहे तो इन्वेस्ट को स्मॉल कैप को कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी वाइज बिल्कुल सही है, टारगेट पूरा होगा। अपनी पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड रखें। तो 2 बदलाव करेंगे अगर पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली इनका जो परफॉर्मेंस है यहाँ से वो बेटर हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर ये बदलाव आपको जो रेकमेंड किए जा रहे हैं, इसी पर आगे बढ़ना होगा। और अच्छी बात यह है कि आपने शुरुआत की है और इतना लंबा समय अपने लिए रखा हुआ है। 3 करोड़ काफ़ी अग्रेसिव लक्ष्य है, तो स्टेप अप करने की आपकी मंशा है और इससे भी ज़्यादा अगर मुमकिन हो सके तो अपने निवेश को स्टेप अप करने की कोशिश कीजिएगा। अंकित कुमार जी का हम सवाल लेंगे। सर, इनका टारगेट भी करोड़ों में ही है। आजकल अच्छी बात यह है कि सभी दर्शक जो हैं करोड़पति बनना चाहते हैं। अब वो 1 से 3 या 5 वो डिफर करता है, बट अदरवाइज ये समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड से आप बन सकते हैं करोड़पति, लेकिन अनुशासित तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अंकित को भी 1 CR 20 ईयर्स में और कुछ फंड्स इन्होंने जो अपने लिए तय कर रखे हैं, उसमें मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा, आदित्य बिरला, पीएसयू इनके पास है। सभी में 2,000 रुपए कर रहे हैं। पहले के 3 फंड तो ठीक लगे सर मुझे, इन्होंने आदित्य बिरला का पीएसयू क्यों ले रखा है? इस पर मुझे इनकी समझाइश अगर मिल जाती तो समझ में आ जाता, बट बताइएगा इससे निकल जाए क्या, इसमें निवेश या रोक दें?
जी कविता, आई थिंक पहले इनके टारगेट को देख लेते हैं। 20 साल का समय है इनके पास, 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 80 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है, तो जाहिर सी बात है इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। और अच्छी बात ये भी है कि इनके पास बहुत लंबा समय है, तो करीब 2,000 से अपने SIP अमाउंट को बढ़ाएं, 10,000 करें तो 12% के हिसाब से अपना टारगेट को पूरा कर पाएंगे। यस कविता, मैं एग्री करता हूँ, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि जो 3 फंड है पहले, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, वो बहुत ही अच्छे फंड्स हैं, उनमें डेफिनेटली बने रहे। ABSL का जो PSU फंड है वो ऑब्वियसली इनके जैसे निवेशक के लिए वो ठीक नहीं है। छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप बहुत ही एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं हो, सेक्टर थीमेटिक में हमेशा प्रॉब्लम होती है, कभी एंट्री करें कब एग्जिट करें, कब वो थीम सेक्टर काम कर रहा है कब नहीं कर रहा है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत लंबा समय है, तो मेरा ये मानना है कि वो एक स्मॉल कैप फंड को रखें, तो उसमें बंधन स्मॉल कैप को रखें। तो ये अगर 4 फंड रखें 8,000 के लिए, जैसा मैंने कहा कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 2,000 से बढ़ाना होगा, तो वो जो एडिशनल अमाउंट है 1,000 ईच, वो फ्लेक्सी कैप फंड और मिड कैप में आप बढ़ा दें, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट 3,000 होगी और बाकी जो 2 फंड है उनमें 2,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने फंड्स का चुनाव अपनी क्षमता जो है जोखिम उठाने की उसके बिना पर तय करें। और कई बार हम देखते हैं कि थीम स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो हैं वो चलने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप में उसका एक्सपोजर आपको कई बार अपने ऑलरेडी निवेशित किए हुए फंड्स में मिल जाता है। तो जो ट्रेंड में है फिलहाल, उससे अगर आप थोड़ा सा दूर रहना चाहें, खासतौर से तब जब आपके पास जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, तब काफ़ी बेहतर होगा। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक निवेश कर भी रहे हैं तो आप सलाह ले लीजिए किसी से, हमें भी अपना सवाल भेज सकते हैं निवेश करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और हेमंत सर, ये हमारे दर्शक हैं, ये निवेश कर रहे हैं कुछ फंड्स में। निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स है इनके पास, जियो का ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, टाटा का भी स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है इनके पास, HDFC का भी फ्लेक्सी कैप है, निपॉन का सिल्वर 20 में ये निवेश कर रहे हैं। पोर्टफोलियो कैसा है? और 5 CR इन 22 ईयर्स, बहुत समय है और उतने ही एग्रेसिव टारगेट इन्होंने अपने लिए तय कर रखे हैं। सर क्या कहेंगे? जी कविता, बिल्कुल, इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ है, 22 साल का समय है जैसा आपने कहा। यहाँ पे भी अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले, क्योंकि इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है SIP से वो करीब 22,500 की इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि 12% का अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चलते हैं, करीब करीब 2 करोड़ 70 लाख का 2.70 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। यहाँ पे भी इनको मुझे लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करने की जरूरत है। तो अगर वो 8% यानी 8% से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करें यहाँ से अगले 22 साल तक, तो उनका जो 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 टारगेट है 5 करोड़ का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो एक तो ये हो गया कि किस तरह से अपना टारगेट पूरा करेंगे। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, मुझे लगता है थोड़ी सी कंसोलिडेशन की जरूरत है, चाहे वो नंबर ऑफ फंड्स हो या जिस तरीके के उनके पास जो फंड्स हैं, तो मुझे लगता है वहां पे उसको थोड़ा कंसोलिडेट करें। तो मेरे हिसाब से जो 2 फंड्स हैं उनके पास, HDFC फ्लेक्सी कैप, उसको आप रखें, उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाएं, 7,500 करें, 7,500, और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जहां पे वो 5,000 की इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 2 फंड रहेंगे और HDFC फ्लेक्सी कैप में आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है, क्योंकि हम कुछ फंड्स को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर स्मॉल कैप फंड रखिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि 22 साल का समय है। उसमें या तो आप बंधन स्मॉल कैप रखिए, तो इन्वेस्को स्मॉल कैप रखिए, उसमें आप 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है एक मल्टी कैप फंड इतने लंबे समय के लिए जब इन्वेस्ट करते हो, तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो कोटक मल्टी कैप फंड हो सकता है, उसमें भी आप 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से 7 की जगह अगर आप 4 फंड रखें, ये ऐसे फंड्स हैं जो कैटेगरीज बहुत अच्छी हैं, आपके लिए सुटेबल है, और ये ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि ये फंड अभी अच्छा कर रहे हैं, इनकी इनकी जो प्रोग्रेस है उसको आप हमेशा मॉनिटर करते रहिए, टू इंश्योर कि आपका पैसा जो है वो अच्छे कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड में बना रहे। सर एक तो ये स्मॉल कैप में जिस तरह से लोगों रणनीति बना रखी है अपनी, एक तो 2-3 स्मॉल कैप ले लेते हैं, उसमें से भी एक्टिव ले लेते हैं और पैसिव ले लेते हैं। कैसे अपने आप में यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है स्मॉल कैप में, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
अगर एक से ज़्यादा स्मॉल कैप किसी के पोर्टफोलियो में है भी, तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये दो अलग अलग फंड मैनेजर्स की अलग अलग रणनीतियों का एक्सपोजर आप ले रहे हो? क्या ये इंपॉर्टेंट होगा अगर आपको ज़्यादा स्मॉल कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो बनाना है तो? कविता बिल्कुल होगा। आई थिंक किसी भी कैटेगरी के अगर हम एक से ज्यादा फंड देखते हैं, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। मतलब 250 स्टॉक हो गए स्मॉल कैप में, उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो माइक्रो कैप भी आता है, कुछ स्टॉक्स वहां से भी हो सकते हैं। एक तो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, हालांकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये काफी इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो उसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है। तो एक तो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देखना और फिर ओवरलैप देखने की जरूरत है। एज ए कॉमन इन्वेस्टर आपके लिए ये शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी एडवाइजर, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए कि वो आपको बताएंगे कि किस तरह का ओवरलैप उसमें है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे फंड के साथ जाइए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है विज़िबी बेंचमार्क और उसका कंपैरिजन जो है पीयर ग्रुप की एवरेज से। मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टॉक को एनालाइज भी नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट इतना देख सकते हो कि अगर ये फंड कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्गर पीरियड पीयर ग्रुप के एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप टॉप परफॉर्मिंग फंड एक या दो को चेज मत कीजिए। कंसिस्टेंटली अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि आगे जाके भी उसमें वो क्षमता है कि वो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डिपेंड करता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मांगिए। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे फंड में जाइए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलिए, रामाकृष्ण जी का सवाल लेंगे सर। इन्होंने कुछ 6 फंड्स में पैसे लगा रखे हैं। 25,000 रुपए की एसआईपी ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं फिलहाल। 18 साल तक इनको जो है निवेश करना है। 3 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। 3 एसआईपीज जो है इन्होंने 3 महीने पहले ही शुरू की हैं ये सब पूरे निवेश को। अच्छा, 6 फंड्स में 3 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है। पहले ही कॉल कर लिया होता तो हम इनको बेहतर मार्गदर्शन दे देते। लेकिन चलिए, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मिड एंड लार्ज कैप है एसीएमसी का, बंधन का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप। तो वही बातचीत सर जो हम हेविली स्मॉल कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, शायद इन पर लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कविता, बिल्कुल। आई थिंक फंड्स की बात करें उससे पहले अगर देखते हैं इनका टारगेट कितना, आप किस तरह से वो अचीव कर सकते हैं, तो 25,000 की उनकी टोटल एसआईपी है। 18 ईयर्स का समय है। टारगेट है उनका 3 करोड़। मेरे हिसाब से 12% का अगर रिटर्न हम मान के चलते हैं तो करीब 1 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो जाहिर सी बात है, गैप है वहां पे। अच्छी बात यह है कि उनके पास समय है, तो अपनी अगर वो एसआईपी का अमाउंट को स्टेप अप करते हैं 9 से 10%, तो डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, बिल्कुल सही। 3 स्मॉल कैप फंड है, लेकिन उसके अलावा जो 3 फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, मिड कैप और लार्ज एंड मिड में, वो काफी अच्छे फंड है, उनमें आप बने रहें। फिर से मैं यहाँ इनको ही कहना चाहूंगा कि 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रोपोर्शन स्मॉल कैप में ज्यादा हो जाता है, 40% हो जाता है। उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे तो एक फंड हम रखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में, बंधन स्मॉल कैप, जहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। उसके अलावा मुझे लगता है एक कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए, लार्ज एंड मिड कैप, क्योंकि इस कैटेगरी में लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में मिनिमम 35% एलोकेशन होता है, और बाकी फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। ये कैटेगरी के फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मुझे लगता है आगे जाके भी, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इतना अच्छा है कि आप टॉप 250 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वहां पे मुझे लगता है इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड में आप, जो बाकी 2 स्मॉल कैप फंड है जहां पे आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पोर्टफोलियो क्वालिटी सुधरेगी और जो वॉलिटिलिटी है फंड पोर्टफोलियो में वो कम होगी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा ध्यान रखिए क्वालिटी ऑफ फंड्स और वॉलिटिलिटी को हम कैसे करें। एक तो एसआईपी खुद से वॉलिटिलिटी कम करती है, साथ ही अगर अच्छे क्वालिटी फंड हो और अच्छी कैटेगरी के फंड्स हो तो भी वॉलिटिलिटी कम होती है। तो आई थिंक ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, अहम बदलाव जो आप सलाह दे रहे हैं सर, एक और चीज़ मुझे समझनी थी। माइक्रो कैप एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है निवेशकों के लिए। क्या इसमें किसी भी तरह की रणनीति बनाई जा सकती है अगर आपके पास स्मॉल कैप भी हो तो? हाँ, बिल्कुल बनाई जा सकती है कविता। डिपेंड करता है, देखिए आप कैसे निवेशक हैं। ओवर ए पीरियड आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया, आपकी समझ इक्विटी के लिए बेटर हुई, आपका रिस्क प्रोफाइल बदला, आपको लगता है कि हम, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है, वो काफी अच्छा रिटर्न देंगे, माइक्रो कैप में और भी अच्छा है।
बट उसके जो अटेंडेंट रिस्क है, जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है, वो समझने की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है, आप एक थोड़ा सा एलोकेशन आप ऐसे सेगमेंट में करना चाहते हो जहां पे पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो काफी हद तक आप जो उसका वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पे कम करते हो, तो वहां हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो 15, 20, 25 हजार पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पर्पस है अपने रिटायरमेंट, बच्चों के एजुकेशन के लिए एक कॉर्पस खड़ा करना, तो वहां पे फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिव मत बनाइए, क्योंकि एग्रेशन का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिटर्न बेटर होगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बेटर होगा, लेकिन जो इंटरनल वॉलेटिलिटी है, बीच की जो वॉलेटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, और फिर आप शायद कुछ ऐसा स्टेप ले ले जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ठीक ना हो। तो मुझे लगता है माइक्रो कैप की जगह बिल्कुल पोर्टफोलियो में है प्रपोर्शन में, लेकिन एक्सपीरियंस और उन निवेशकों के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल उनको अलाउ करता है। ऑलराइट, चलिए सर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल मेरे ख्याल से शो में हम लेना चाहेंगे। ये है सुनील कुमार जी का, और 12 साल में इनको भी कमाने हैं 1 CR। पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी फ़िलहाल ये कह रहे हैं 9 लाख के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी, SBI कॉन्ट्रा, SBI ESG एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखा है, और ये 25,000 तक अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं, ये भी कह रहे हैं। सर, सभी फंड्स के बारे में बाद में बात कीजिएगा। जो पहला फंड है ESG वाला जो इन्होंने डाल रखा है पोर्टफोलियो में, इसके बारे में बताइए, किस तरीके का फंड है और क्या करता है, पोर्टफोलियो को बूस्ट कैसे देगा? देखिए कविता, ये ESG रिलेटेड जो फंड्स हैं, बेसिकली एक समय था बीच में काफी पॉपुलर हुए थे। अगेन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। मुझे लगता नहीं कि आम निवेशकों जो है, जो एक जैसे मैंने पहले भी कहा कि छोटे छोटे अमाउंट से अगर आप एक बड़े रकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप इन एग्जॉटिक या ऐसी ऐसी कैटेगरी में आप जाते हैं जिसको समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हालांकि इसमें पीछे कुछ समय पहले सेबी ने उसकी जो जो गाइडलाइंस थी वो भी चेंज की थी। मुझे नहीं लगता वो उनके लिए बिल्कुल भी सुटेबल है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट देखें आप, तो जैसा उन्होंने कहा कि 25,000 तक वो बढ़ा सकते हैं, 12 साल का समय है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी इनका टारगेट पूरा नहीं होगा। 78 लाख बनेगा तो अधिक और उनको एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है। तो पहली बात तो उनका फोकस वहां पे होना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं कैसे। दूसरा, जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे इनके पास 5 फंड्स हैं, स्पेशली जो ESG फंड है, फिर ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, ये फंड्स डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो एग्जिस्टिंग में से 2 फंड्स, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, जहां पे वो 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट करें वो करें। 3 फंड्स, जैसे हमने पहले भी बात की, जो कैटेगरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, HDFC फ्लेक्सी कैप, जहां पे आप 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट को मिड कैप पे 5,000 इन्वेस्ट कीजिए, और एक मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, जहां पे 7,000 की इन्वेस्टमेंट हो। तो कुल मिला के 5 फंड, पांचों की पांचों कैटेगरी वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी, और ऐसे फंड जिनकी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी कंसिस्टेंट रहा है। तो ये जो फंड्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझना, उसको ट्रैक करना आपके लिए अगर कॉम्प्लिकेशन हो, तो एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर आप उससे दूर रहें। वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी ऐसा एडिशन नहीं करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो। कुछ फेजेस हो सकते हैं जहां पे एक थीम अच्छा कर सकता है, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपके पास ना तो उतनी क्षमता होगी शायद, ना आपके पास उतना समय होगा कि आप उसको ट्रैक कर सके, तो फिर अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए और बाकी काम जो है फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। जहां पे उनको लगेगा कुछ पोटेंशियल है, जहां पे उनको लगता है पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना है, रीबैलेंस करना है, वो आपके ब्याह पे करेंगे। आप उनका काम करने की कोशिश मत कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेशन होगा। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से सवाल जवाब का सिलसिला तो हम यहीं थामते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे निवेश को लेकर मुद्दे सामने आते हैं जब भी हम इन सवालों को देखते हैं मंसर, और हमेशा ऐसा ही होता है। सवालों को देखकर हमें समझ में आता है कि एक तो निवेशक की अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और दूसरा कहाँ कहाँ उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। तो आज जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो शुरुआत में मैंने कहा कि करोड़ों तक का टारगेट सब कोई पाना चाहता है, हर किसी को लगता है कि म्यूचुअल फंड से ये मुमकिन भी है। आप जैसे स्टेक होल्डर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है निवेशकों तक म्यूचुअल फंड और SIP जैसे महत्व को आगे ले जाना, उन तक पहुंचाना। बट हैविंग सेड दैट, मेरा सवाल आपसे ये है कि
सब कुछ मुमकिन है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके, मतलब हर आर्थिक लक्ष्य की बात कर रही हूँ, बशर्ते आप सही समय पर शुरू करें सर। जो निवेश आज की तारीख में आप 25 साल में या 35 साल में शुरू कर रहे हैं, वो निवेश आप 45-55 में करेंगे तो हो सकता है आपके आर्थिक लक्ष्य नहीं आप पूरे कर पाए अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस आपकी एज और आपकी टाइमिंग पर भी है यहाँ पर सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा मुझसे। देखिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जितना आप डिले करेंगे उतना आपको नुकसान होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इक्विटी का जो पोटेंशियल है वो लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर हम 10 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले करते हैं, मान लीजिए आप 25 की जगह 35 पे करते हैं या 35 की जगह 45 पे करते हैं, तो जो टारगेट आप 35 पे अचीव कर सकते थे और 45 पे अचीव करने के लिए आपको 3 गुना इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिले करने से कितना नुकसान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपने जैसा कहा स्टेप अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल सही है कविता के, हर निवेशक अभी करोड़पति बनना चाहता है और वो म्यूचुअल फंड ने दिखाया है मुमकिन है अगर आप सही एसेट एलोकेशन करें और अपने आप को समय दें और एक डिसिप्लिन अप्रोच रखें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो इनकम है वो हर साल बढ़ती है। अगर वो बढ़ती है तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट भी उसी कुछ प्रोपोर्शन में वहां बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आप जो टारगेट लेके चलते हैं, मान लीजिए 20 या 25 साल के टाइम होराइजन के लिए, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। एक समय पे आपको लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बदलेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको ये भी इंश्योर करना है कि अगर रिटायरमेंट को में आपको वैसी लाइफ चाहिए तो आपका टारगेट भी बढ़ना चाहिए। तो ये एक ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में एक टारगेट रखा, जिंदगी भर उसी में रहेंगे। अपने एक टारगेट को भी रिवाइज करेंगे अपवर्ड, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएंगे ताकि सेविंग में भी आपका डिसिप्लिन रहे और इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कविता ये है अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना। काफी बार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम बात करते हैं पोर्टफोलियोज में ओवर डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि हम परफॉर्मेंस को चेज करते हैं। जो फंड में अच्छा लगा, इसीलिए आप देखते हैं कि 3 स्मॉल कैप फंड, कभी 4 सेक्टर फंड, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम परफॉर्मेंस को चेज करते हैं। उसको भी ठीक करने की जरूरत है क्योंकि एग्रेशन का मतलब गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वॉलेटिलिटी भी होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव करेंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है कविता, ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये शुरू होता है जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, खत्म होता है जब आपके गोल्स पूरे होते हैं। और कुछ गोल्स हमारे पूरी जिंदगी में पूरे नहीं होते, स्पेशली अगर मैं रिटायरमेंट की बात की गोल की बात करूं। तो ये बहुत ही अलर्ट रहना है आपको, मॉनिटर करते रहना है अपने इन्वेस्टमेंट को, और जितना सिंपल हो सके अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को रखें, तभी आपको फायदा होगा। और म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी बात यह है, प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज करते हैं, जितनी भी रकम आप चाहें इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस तरह का एसेट एलोकेशन आप बनाना चाहें वो आपको म्यूचुअल फंड से मिलता है। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो फंड मैनेजर कर रहे हैं उसको खुद करने की कोशिश मत कीजिए। उनको अगर आपने पैसा दिया है, सिर्फ मॉनिटर कीजिए उनकी परफॉर्मेंस और उनको अपना काम कर दीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, अगर आप इन पे ध्यान रखें, सिंपल है, अचीवेबल है, लेकिन एक डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप करें तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में उतनी क्षमता है कि आप कितना भी बड़ा गोल रखें जो रियलिस्टिक हो आपकी इनकम के हिसाब से, वो अचीवेबल है। और राइट हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जुड़े हमारे साथ, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इन्वेस्टमेंट के कुछ गुर भी उनको सिखाए। धन्यवाद आपका। और तमाम दर्शकों को मैं छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। और हाँ, ये शो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज का शो ही नहीं, पिछले पुराने शोज़ भी आप देख सकते हैं। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए, आपके सवाल का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा। कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपको सीखनी हो, कुछ फंड्स के बारे में जानना हो, तो उसकी भी इत्मीनान से समझाइश आपको मिल जाएगी। तो आप पुराने शोज़ भी देख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।